हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आपकी पढ़ाई ठीक से चल रही होगी। बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। इसी क्रम में हम आपको यहाँ पे एक के बाद एक वीडियो प्रतिदिन आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आज का जो अध्याय है वो है निर्देशन, डायरेक्शन। इंग्लिश में इसको डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जब डायरेक्शन शब्द को समझेंगे तो जानेंगे निर्देशन क्या है, और इसमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। तो इसी क्रम में हम आपको आज डायरेक्शन को क्लियर करेंगे। आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़। बिजनेस स्टडीज़ यानी व्यवसाय अध्ययन। व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आपने सीखा कि प्रबंध के कार्य, प्रबंध के कार्य, प्रबंध के कार्य, प्रबंध के कार्यों में सबसे पहले सीखा था कि पहला कार्य था प्लानिंग। प्लानिंग के अंतर्गत आपने सीखा था कि हम कोई उद्देश्य लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं कि मुझे क्या कार्य करना है। प्लानिंग के बाद उन संसाधनों की ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है जिनसे प्लानिंग को पूरा किया जाएगा। उसके बाद स्टाफिंग आपने सीखा। स्टाफिंग के अंतर्गत सीखा कि सही व्यक्ति को सही कार्य दिया जाए। अब इन व्यक्तियों को हमने व्यक्ति को सही कार्य दे दिया है, तो अब अगला जो चरण है प्रबंध का, उसमें आता है डायरेक्शन, निर्देशन। डायरेक्शन का मतलब है कि व्यक्ति को ये बताना कि संबंधित कार्य किस प्रकार से और किन विधियों से किया जाए जिससे कि बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकें। इसके अर्थ को समझने के लिए हमने इसमें जो लिखा है उसी को पढ़ के और समझने का प्रयास करते हैं। साधारणतः निर्देशन का अर्थ निर्देश देना तथा व्यक्तियों के कार्यों में मार्गदर्शन करने से है। यानी व्यक्तियों को ये बताना कि संबंधित कार्य को कैसे किया जाएगा, इसी को हम निर्देशन कहते हैं। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमारे सामने ऐसी बहुत सी स्थितियां आती हैं, जैसे कोई होटल प्रबंधक अपने कर्मचारियों को किसी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए निर्देश देता है। एक शिक्षक अपने छात्रों को निर्देश देता है कि वे किस प्रकार से अपने दत्त कार्य को यानी होमवर्क को आप कैसे करेंगे, इसे आप असाइनमेंट कहते हैं। तो या जो डायरेक्टर होता है फिल्म का, चलचित्र यानी फिल्म का जो डायरेक्टर है, अपने कलाकारों को निर्देशित करता है कि काम को किस प्रकार से किया जाए कि वो काम बेहतर हो। तो इन सब से हम सीखते हैं कि निर्देशन क्या है। किसी कार्य को करने का एक तरीका बताना है और उसे बताना है कि संबंधित कार्य को हम कैसे करें। इसी क्रम में देखिए, निर्देशन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा नीचे की गई है। तो क्वेश्चन बनता है, निर्देशन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। निर्देशन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शन। तो इसी क्रम में आपने देखा कि निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करती है। डायरेक्शन से कार्य प्रारंभ होता है। फिर है निर्देशन प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर लागू होता है। जैसे कि आपको पता है कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। तीनों स्थितियों पर प्रबंध के तीनों स्तरों पर निर्देशन लागू होता है। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे कि निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सभी आगे देखेंगे कि निर्देशन से नीचे की तरफ प्रवाह होता है। डायरेक्शन जो होता है वो सदैव ऊपर से नीचे को ओर प्रभावित होता है। इसका मतलब जो उच्च प्रबंधक है वो निम्न प्रबंधक को बताता है कि संबंधित कार्य किस प्रकार से किए जाने हैं। और निर्देशन का महत्व यहाँ पे सीख लेंगे कि निर्देशन का महत्व क्या है। ठीक है, इसको पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। फिर निर्देशन के सिद्धांतों पर विचार करेंगे कि निर्देशन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो निर्देशन के सिद्धांतों में सबसे पहले देखिए, अधिकतम व्यक्तिगत योगदान। हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक कार्य करे, इसके लिए निर्देशन किया जाता है। संगठनिक उद्देश्यों में तालमेल। जो संगठन के उद्देश्य हैं
वो एक जैसे बने रहें, सभी को ये बताना कि संबंधित कार्य किस प्रकार से होगा, तो वो एक बना रहता है। फिर आदेश की एकता, इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यानी आदेश की एकता का मतलब है कि जो आदेश दिए जा रहे हैं, एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति से एक जैसे आदेश मिलते हैं, तो इसे कहते हैं आदेश की एकता। तो ये एक प्रकार से डायरेक्शन ही है जिसके अंतर्गत आदेश दिया जाता है। निर्देशन तकनीकों की उपयुक्तता और औचित्यता, जो डायरेक्शन की हमारी टेक्निक है वो पता चल जाती है कि वो प्रभावी हैं अथवा नहीं हैं। प्रबंधकीय संप्रेषण, प्रबंधक अपने निम्न स्तर के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हें बताते हैं कि संबंधित कार्य किस प्रकार से होना है। फिर है अनौपचारिक संगठन का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक संगठन का मतलब होता है जो रूपरेखा संबंधित व्यक्तियों के बीच में बनती है। संबंधित व्यक्ति आपसी तालमेल से जो भी संबंध बनाते हैं उसे अनौपचारिक संगठन कहते हैं, उसका प्रयोग हो जाता है। नेतृत्व, लीडरशिप, ठीक है। फिर अनुकरण करना, यानी वो जो काम बताया गया उसका अनुकरण करना लीडरशिप डायरेक्शन के अंतर्गत आता है। फिर निर्देशन के तत्वों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन बनता है। निर्देशन के तत्वों का वर्णन कीजिए, तो निर्देशन में देखिए कौन कौन से तत्व होते हैं उन पर हम विचार करेंगे। इसमें 4 तत्व हैं, ठीक है। पर्यवेक्षण है, अभिप्रेरण है, नेतृत्व है और संप्रेषण है, ठीक है। तो पर्यवेक्षण का मतलब सुपरविजन। पर्यवेक्षण शब्द 2 प्रकार से बना है। प्रथम में निर्देशन के एक तत्व के रूप में समझा जा सकता है, दूसरा संस्था के क्रम श्रृंखला में पर्यवेक्षकों द्वारा किए गए कार्यों के निष्पादन के रूप में देखा जा सकता है। तो जो डायरेक्शन होता है उसी के अंतर्गत आता है पर्यवेक्षण, सुपरविजन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुपरविजन, ठीक है। सुपरविजन एक प्रकार से उन कार्यों की देखरेख करना है जो संस्था में हो रहे हैं, और यदि वहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे बता दिया जाता है कि संबंधित कार्य किस प्रकार किए जाएं। इसी के अंतर्गत पर्यवेक्षक का महत्व दिया हुआ है कि पर्यवेक्षक का क्या महत्व है संस्था के लिए। फिर है एक असंतुष्ट प्रबंधक का निर्देशन, एक कहानी दी गई है, इसे आप अपना स्टडी कर लीजिए। फिर अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन को सीखना है। मोटिवेशन किसका पार्ट है? डायरेक्शन, जो आपका निर्देशन है उसी का पार्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है कि किसी व्यक्ति को प्रेरणा देना कि वो संबंधित कार्य को अधिक से अधिक करे और उसमें प्रेरित होकर के कुशलता से कार्य करने का प्रयास करे। वह क्या है जिसके कारण व्यक्ति विशेष प्रकार का व्यवहार करता है? क्या कारण है? कुछ लोग कार्य करने के लिए अपनी अनिच्छा दिखाते हैं जबकि उसमें कार्य करने की योग्यता होती है। तो ये क्या कारण है? इसका मतलब है कि वहाँ पे अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन की कमी है। प्रत्येक व्यक्ति जो कार्य करता है वो मोटिवेट होकर के काम करता है। मोटिवेशन एक प्रेरणा है जिसके माध्यम से व्यक्ति कार्य करने के लिए उत्साहित होता है, उत्सुक होता है, ठीक है। अभिप्रेरणा करता है कि किसी कार्य क्रिया को प्रेरित अथवा प्रभावित करना, ठीक है। प्रेरित करना कि आप काम अधिक से अधिक करें। व्यवसाय के संदर्भ में इसका अर्थ इस प्रक्रिया से है जो अधीनस्थों को निर्धारित संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक वांछित रूप से कार्य करने के लिए तैयार करता है, ठीक है। तो कोई भी कार्य है उसको कार्य करने के लिए जब कोई व्यक्ति प्रेरित होता है तो उसे हम कहते हैं अभिप्रेरण, मोटिवेशन, ठीक है। विलियम जी अकाउंट की एक परिभाषा दी गई है। अभिप्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। इसके बाद आगे और परिभाषाएं भी दी गई हैं। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरक, देखिए अभिप्रेरण में क्या क्या बिंदु हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। उद्देश्य पहले, उसके बाद है अभिप्रेरणा यानी क्या चीज़ है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरक, मोटिवेशन, अभिप्रेरक वह तकनीकी है जिसका प्रयोग करके
व्यक्तियों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया, जैसे वेतन है, बोनस है, पदोन्नति है, पहचान है, प्रशंसा है, उत्तरदायित्व इत्यादि। फिर अभिप्रेरण की प्रक्रिया, यानी अभिप्रेरण किया कैसे जाता है उसकी प्रक्रिया देखिए। पहले अभिप्रेरण की प्रक्रिया असंतुष्टि की आवश्यकता, तनाव, आवेग, फिर व्यवहार, आवश्यकता की संतुष्टि, तनाव में कमी। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई असंतुष्टि व्यक्ति यानी उसको टेंशन है, फिर उसको टेंशन को कम करने के लिए दिया जाता है मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन से तनाव में कमी आ गई। इसी को हमने टाटा स्टील कंपनी के कर्मचारियों का अभिप्रेरण का एक पूरा केस स्टडी दी है, जिसे आप पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे अभिप्रेरण की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि अभिप्रेरण के जो सिद्धांत हैं उनका थोड़ा सा वर्णन कर लें। यहाँ पे सीख लें कि अभिप्रेरण के सिद्धांत यानी अभिप्रेरण कैसे कैसे होता है। मास्लो की आवश्यकता क्रम अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मास्लो ने इस बहुत से जो शोधार्थी थे उन्होंने इब्राहिम मास्लो ने एक लेख लिखा और उसमें इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति काम क्यों करता है या क्यों अभिप्रेरित होता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं जिसके कारण एक व्यक्ति काम करने के लिए अभिप्रेरित होता है। पहले शारीरिक आवश्यकताएं, यानी प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक आवश्यकता के लिए कार्य करता है, जैसे भूख है, प्यास है, नींद है। ठीक है, अब इसके बाद होता है सुरक्षा आवश्यकता। इसके बाद शारीरिक सुरक्षा है, जैसे आय का स्रोत हो जाए, स्त्रीकरण हो जाए, ठीक है, सेवानिवृत्ति पर पेंशन मिले, इस टाइप से। संस्था से सुझाव, संस्था से संबंध, ठीक, स्नेह प्यार जो भी मतलब संबंध हैं उनको। फिर मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए कार्य करता है। उसके बाद आत्मसंतुष्टि के लिए कार्य करता है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो सबसे पहले उसकी कुछ आवश्यकताएं आधारभूत होंगी, उनके लिए काम करेगा। वो अगर पूरी हो जाती हैं तो सुरक्षा की आवश्यकता पर जाएगा, वो पूरी हो जाती है तो संबंध आवश्यकता पर जाएगा, और उनकी पूर्ति हो जाती है तो प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए कार्य करेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे वेतन होता है, पेंशन है, सहकर्मियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, पद शीर्षक है, उद्देश्य की पूर्ति है। ऐसे ही अगर व्यक्तिगत देखा जाए तो भूख है, आय की स्थिरता है, मित्रता है, पद प्रतिष्ठा है और आत्म संतुष्टि है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति कार्य करने के लिए अधिक प्रेरित होता है। ये इब्राहिम मास्लो ने मास्लो की आवश्यकता की क्रमबद्धता सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, फिर जो मोटिवेशन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक वित्तीय और एक गैर वित्तीय। वित्त का मतलब धन से संबंधित। जब किसी व्यक्ति को धन दे करके किसी भी माध्यम से उसे काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसे कहते हैं वित्तीय प्रमोशन। वित्तीय जिसमें जैसे वेतन भत्ते में वृद्धि कर दी गई, ठीक है, ऐसे ही उसके उत्पादक संबंधी पारिश्रमिक मजदूरी बढ़ा दी गई, बोनस दे दिया गया, लाभ में भागीदारी दे दी गई, साझेदारी स्कंद स्टॉक यानी उसको मालिक के रूप में कुछ शेयर्स दे दिए गए। ठीक है, फिर सेवानिवृत्ति लाभ दिए जा रहे हैं, अनुलाभ दिए जा रहे हैं। ठीक, तो इन सब से हमने कहा कि ये जो है इनमें कुछ धन में वृद्धि होती है, व्यक्ति को धन के रूप में कुछ पैसा मिल जाता है। गैर वित्तीय में क्या होता है, मनुष्य को पैसे नहीं मिलते, लेकिन उसकी सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रतिष्ठा में वृद्धि कर दी जाती है, और वो व्यक्ति जैसे पद प्रतिष्ठा बढ़ा दी गई, किसी व्यक्ति को संगठनिक वातावरण अच्छा कर दिया गया। ऐसे ही जीवन वृत्त विकास के अवसर दे दिए गए कि आपका प्रमोशन आगे हो सकता है, पद संवर्धन कर दिया गया, पद को बढ़ा दिया गया। ऐसे ही कर्मचारियों को की पहचान, मान सम्मान दे दिया गया। यहाँ पे धन नहीं दिया जाता, लेकिन कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है मान सम्मान, सुरक्षा, अच्छे स्टेटस, पद प्रतिष्ठा, इस प्रकार से। तो तब क्या कहते हैं कि इन सब की वजह से व्यक्ति प्रेरित होकर के काम करता है
तो उसे हम कहते हैं गैर वित्तीय प्रमोशन, मोटिवेशन। ठीक है, आगे होता है कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ा दी गई, कर्मचारियों का सशक्तिकरण कर दिया गया। ठीक, तो इस टाइप से। अब यहाँ पे लीडरशिप आ जाएगी, लीडरशिप, लीडरशिप। ठीक है, नेतृत्व क्या है। जब भी हम किसी संस्था की सफलता के लिए कहानियाँ सुनते हैं तो हम जानते हैं कि कोई नेता है जिसने उस इतना बड़ा काम करके इतने बड़े उद्योग को स्थापित कर दिया, तो क्या उसके अंदर लीडरशिप के गुण हैं, यानी नेतृत्व के गुण हैं। तो नेतृत्व किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता को कहते हैं। नेतृत्व दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। नेतृत्व नेता और अनुयायी, अनुयायी का मतलब जो उसको फॉलोअर होते हैं वो बढ़ते हैं उनके, तो इन्हीं को कहते हैं नेतृत्व। तो नेतृत्व की परिभाषा में जॉर्ज टेरी की परिभाषा यहाँ पे है, नेतृत्व एक क्रिया है व्यक्तियों को प्रभावित करने की जिससे वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्य के लिए प्रतिस्पर्धित हो सके, यानी वे सामूहिक रूप से मिलजुल करके काम कर सकें। लीडरशिप का महत्व तो इसमें पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें बहुत काफ़ी कुछ डिटेल दिया हुआ है। फिर है लीडरशिप स्टाइल, यानी नेतृत्व शैलियाँ। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। लीडरशिप स्टाइल में एक होता है सत्तावादी, यानी इसमें एक व्यक्ति नेता होता है और वही पूरे संस्था को अपने निर्देशों से चलाता है। लोकतांत्रिक में यानी भागीदारी होती है नेता के साथ, मिल करके नेता चाहता है कि और कुछ लोग मिल करके भी निर्णय में शामिल हों। फिर होता है मुक्त रोक नेता आबाद, यहाँ ये क्या होता है, इसमें सभी डिसीजन ले सकते हैं और ये खुली प्रणाली होती है संस्था की। ठीक है, फिर लास्ट में आता है संप्रेषण। ठीक है, संप्रेषण क्या है, इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन। संप्रेषण क्या है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, संप्रेषण शब्द का प्रादिभाव कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन आपने नाम सुना है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, जैसा हम समझते हैं वैसा ही बात दूसरा समझ जाए तो उसको हम कहते हैं मोटिवेशन। ठीक है, संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व, इसमें क्या क्या होता है। संप्रेषण में पहले कोई संदेश होता है, यानी कोई पहले तो कोई प्रेषक होता है जो, फिर एक कूट यानी कोई संदेश होता है। इनकोडिंग यह प्रक्रिया जो संदेश को जिसे भेजना है, ठीक है, संप्रेषण के संकेतों में परिवर्तित करता है। जैसे कोई तस्वीर है, शब्द है, ठीक है, इनकोडिंग कहलाता है। माध्यम, जिसके माध्यम से संप्रेषण किया जाना है, दूरभाष है, इंटरनेट है, इस टाइप से। डिकोडिंग का मतलब है संदेश संप्रेषक द्वारा भेजे गए इनकोडिंग संदेश को समझने के लिए उसे परिवर्तित किया जाता है। फिर प्राप्तकर्ता, संदेश को प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया है, इसको आप पढ़ लीजिए, बस इसी से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, फिर संप्रेषण का महत्व है, बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन बनते नहीं हैं। औपचारिक अनौपचारिक संप्रेषण पढ़ लीजिए। औपचारिक संप्रेषण क्या है, कर्मचारी को जो उसके जो संबंध हैं एक संस्था में, उससे जो संप्रेषण किया जाता है तो उसे औपचारिक संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, श्रृंखला में यानी एक दूसरे को, चक्र में यानी सभी को आपस में, गोलाकार, ये सब संप्रेषण के तरीके हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये जो संप्रेषण के तरीके कहलाते हैं। अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन व्यक्ति समूह के मध्य संप्रेषण होता है जिसमें कोई आधिकारिक उसकी कोई पुष्टि नहीं होती, तो उसे कहते हैं अनौपचारिक संप्रेषण। ठीक है, जिसमें कोई ऐसा वे नहीं बनता जिससे कि संप्रेषण आपस में कोई आधार नहीं होता, आपस में अपने संबंधों के आधार पर होता रहता है। इसी को में आता है अंगूरी लता संप्रेषण, बहुत फेमस है। अंगूरी लता संप्रेषण का मतलब होता है कि एक ऐसा तंत्र जिसके माध्यम से सब में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए संप्रेषण हो जाए, तो उसे हम कहते हैं अंगूरी लता संप्रेषण। ठीक है, इस टाइप से जब एक दूसरे से बात करते हैं, उसका कोई एक विशेष कोई रूपरेखा नहीं होती। अब संप्रेषण की कुछ बाधाओं पर विचार कर लेते हैं।
जैसे सांकेतिक जो बाधाएं हैं या त्रुटिपूर्ण है, संदेश का अभिव्यक्ति सही नहीं हुई, अर्थ उसके अलग अलग निकल रहे हैं, अस्पष्ट संकल्पना है, भाषा की त्रुटि है, तकनीकी शब्दावली है जिसको सभी समझ नहीं सकते, असामयिक मूल्यांकन है, ठीक है, सावधानी का अभाव, ध्यान न देना, ये सब क्या कहलाते हैं, इसके बाधाएं हैं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं कुछ होती हैं, ठीक है, संगठनात्मक बाधाएं हैं, संगठन की नीतियाँ, व्यक्तिगत बाधाएं हैं, ठीक, इसको आप पढ़ लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा विशेष नहीं है, इसमें से बहुत ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका सारांश में आप आ गए। सारांश में मुख्य शब्दावली समझ लीजिए, इसमें जो मेन क्वेश्चन बनेंगे उन पर हम टिक किए दे रहे हैं। पहले आप सारांश पढ़ लीजिए, निर्देशन क्या है, पर्यवेक्षण क्या है, विप्रेरण क्या है, नेतृत्व क्या है, ठीक है, संप्रेषण किसे कहते हैं, इसकी बाधाएं क्या हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए, ठीक। अनौपचारिक संप्रेषण क्या है, उसके बाद संचार की बाधाएं क्या हैं, अंगुलीलता संप्रेषण आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन तैयार कर लो लॉन्ग प्रश्न, मास्लो की आवश्यकता का क्रमबद्धता सिद्धांत, ठीक। तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें ये चीज़ और करा दी जाए, ठीक है। मेरी कोशिश यही है कि अधिकतर आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो बेहतर तरीके से पढ़ा दिए जाए। जो टॉपिक पर डिस्कशन किया जा रहा है आपको लिंक में PDF में मिल रही है, ठीक है। जो मैं पढ़ाता हूँ वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे देता हूँ कि आप उनको अपने घर पे भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत हो तो आगे डिस्कस करना, ठीक है। थैंक यू।